नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द यार शो में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक पे जो आर्टिकल है वो ओआरएफ में छपा है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ताइवान इज़ द बर्लिन ऑफ द सिनो अमेरिकन कोल्ड वॉर। तो यहाँ हम लोग कई चीज़ें देखेंगे। एक तो पहले ताइवान को ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके बाद बर्लिन से इसकी तुलना, और सिनो अमेरिकन कोल्ड वॉर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पहली जो थी कोल्ड वॉर जो थी वो थी आपकी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। और दूसरी जो कोल्ड वॉर अब कही जा रही है, जो सेकंड कोल्ड वॉर जो कि अब चल रही है, बताया जा रहा है, वो सिनो अमेरिकन है। सिनो अमेरिकन से मतलब यहाँ सिनो से मतलब चाइना है। तो चाइना और अमेरिका के बीच में इस समय जो है वो कोल्ड वॉर चल रही है। और कोल्ड वॉर का मतलब अगर जिन लोगों को नहीं मालूम है तो उनको मैं बता दूं कि कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि जिसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, और आप अपने एनिमी को जो है वो इनडायरेक्ट जो रिसोर्सेज होते हैं उनके थ्रू जो है आप उनको हार्म पहुंचाते हैं। जैसे यूएसएसआर से जब अमेरिका की कोल्ड वॉर हो रही थी, तो यूएस से जो यूएसएसआर के जो उसके अपोजिट कंट्रीज़ या उसके जो दुश्मन होते थे, उसकी आइडियोलॉजी से जो अपने आप को इक्वेट नहीं करते थे, उनको वो अपने ग्रुप में शामिल करता जा रहा था, और यूएसएसआर को इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली कमज़ोर करता जा रहा था। जिसके कारण बाद में आप लोग जानते हैं कि 1990s में जो है वो यूएसएसआर का, अर्ली 90s में जो है वो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो ये कोल्ड वॉर ही होती है, जिसमें आप डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे कोई आर्मी भेज के डायरेक्ट आप वॉर लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें ये होता है कि आपकी जो भी रणनीति होती, जो भी कूटनीति होती है, और जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है, इन सब का आप इस्तेमाल करते हुए बिना युद्ध लड़े आप जो है अपने दुश्मन को कमज़ोर करते चले जाते हैं। तो यही होता है कोल्ड वॉर। और ये ओआरएफ का दोस्तों आर्टिकल है। ओआरएफ एक मानी जानी बहुत बड़ी थिंक टैंक है, जो कि भारत सरकार को भी जो है कई जो पॉलिसीज़, जो स्ट्रैटेजिक जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें कोलैबोरेट करने का काम करती है। तो इसका आर्टिकल है, इसलिए इस पर जो है चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अपना चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे आप एक स्क्रीन देख सकते हैं, ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ जर्मनी है। ये 1945 के बाद की स्थिति है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये वेस्ट जर्मनी है, ये ईस्ट जर्मनी है। दोस्तों, जब क्या हुआ कि 1945 के बाद जब यूएसएसआर ने जब पीछे हटने से मना कर दिया, मतलब पीछे हटने से मतलब जब उसने जर्मनी का जो ईस्ट का जो हिस्सा था, जो उसके कैप्चर में था, वो उसने जब हटने से वहाँ से मना कर दिया, तो जो आपकी जो वेस्टर्न नेशंस हैं, यानी कि जो यूरोप और जो अमेरिका है, उन्होंने फिर वेस्ट के एरिए को जो है छोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर इसको हम लोग एकदम अकेला छोड़ देंगे तो यहाँ पे जो यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो यहाँ पे फैलती चली जाएगी। तो इसी की वजह से जो है ये जर्मनी के दो हिस्से हो गए थे, एक वेस्ट जर्मनी, एक ईस्ट जर्मनी। और जब वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी विघटन हो गया, तो उसके बाद जो इनकी जो उस समय कैपिटल थी बर्लिन, तो इसके भी जो है वो दो हिस्से कर दिए गए। एक आपका हो गया ईस्ट और एक हो गया वेस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैप में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए बर्लिन का एरिया है, और इसको जो है ईस्ट बर्लिन में, जहाँ पे सोवियत सेक्टर आप देख रहे हैं, और ये आपका ब्रिटिश सेक्टर आप देख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, नीचे फ्रेंच सेक्टर भी है और यहाँ अमेरिकन भी है। तो इस तरीके से आपका जो वेस्ट वाला जो है बर्लिन का जो एरिया है, ये आपका हो गया वेस्ट बर्लिन, और ये जो आपका ईस्ट वाला देख रहे हैं आपका ईस्ट बर्लिन। तो इसके बीच में क्या हुआ कि 1948 में ये ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन बना। तो यहाँ जो है ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चल रही थी, क्योंकि यूएसएसआर का इफेक्ट था, जबकि वेस्ट में जो है वो वेस्टर्न नेशंस का इफेक्ट था। तो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और कैपिटलिस्ट अप्रोच था, तो इसलिए जो है यहाँ पे मार्केट ज़्यादा ओपन थी, चीज़ें ज़्यादा लिबरल थी। तो इसलिए इस पोर्शन का जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट था वो बहुत तेज़ी से हुआ। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज़ी से हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ कि वेस्ट जो था वो धीरे धीरे प्रॉस्परस होता गया, उसकी जो है सुख समृद्धि जो है वो बढ़ती गई। साथ ही साथ जो आपका ईस्ट जो आपका बर्लिन था, वहाँ पे यूएसएसआर की पॉलिसीज़ की वजह से धीरे धीरे वहाँ पे जो है वो ग्रोथ जो थी वो डाउन होती गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पलायन शुरू हो गया, माइग्रेशन शुरू हो गया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट जब माइग्रेशन शुरू हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उस समय के जो आपके यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे, निकिता करके, उन्होंने 1961 में क्या किया कि इसके बीच में एक वॉल खड़ी कर दी, ताकि लोगों का जो मास जो माइग्रेशन है वो ना हो। तो अब इसकी वजह से जो वॉल खड़ी हुई उसी को कहते हैं बर्लिन वॉल। और बर्लिन इसीलिए सोवियत और यूएसए के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन के हमेशा रहा, क्योंकि इकोनॉमिकली, आइडियोलॉजिकली, स्ट्रैटेजिकली, तो इन सब पॉइंट्स की वजह से बर्लिन हमेशा से जो है वो सोवियत के बीच में और आपका जो यूएसए है, इनके बीच में हमेशा एक वॉर का और जो डिफरेंस है उनका जो है एक मुद्दा बना रहा।
इसी की वजह से जब दोस्तों 1989 में जब बर्लिन वॉल को गिराने की जब घोषणा की, तो इसके बाद क्या हुआ कि इसी के बाद 2-3 साल में आपका देखिए 1991 और 1992 के आसपास में क्या हुआ कि आपका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। यानी जो सबसे जो इन लोग के बीच में अहम मुद्दा था, जब वो सॉल्व हो गया तो यूएसएसआर का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि वो वजह ही नहीं रह गई। क्योंकि जब ये वॉल हट गई तो बीच का जो आपका यानी फिर वो आइडियोलॉजी का जो युद्ध था, एक आपका इकोनॉमी का जो युद्ध था, एक स्ट्रैटेजी का जो युद्ध था, वो सारे युद्ध जो है समाप्त हो गए। इसीलिए बर्लिन वॉल भी जो है वो समाप्त होते ही जो है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे भी आप देख ही सकते हैं, सेम मैप है, इसको आप देखिए ज़रूर। और ये है, यहाँ आप देख सकते हैं 1948, और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं 1961। तो ये है बर्लिन वॉल का। अब न्यू सिनो अमेरिकन जो कोल्ड वॉर है उसमें ताइवान को बर्लिन से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? देखिए, कंपेयर करने के कई कारण हैं। ऐसा तो है नहीं कि ताइवान के 2 हिस्से बटे हुए हैं, ताइवान के 2 हिस्से तो हैं नहीं जिस तरह बर्लिन के थे, लेकिन फिर भी अगर आप ताइवान पे जाएं तो ताइवान में भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। जैसे इकोनॉमी अगर आप देखें तो ताइवान की बेटर है काफ़ी, जो कि वेस्टर्न मॉडल पे ही आधारित है, काफ़ी लिबरल है। ठीक, आइडियोलॉजी की बात करेंगे आप तो वो भी जो है आपकी लगभग कैपिटलिस्ट और लिबरल आइडियोलॉजी है। ठीक, इसके बाद अगर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो स्ट्रैटेजी की आप जान रहे हैं कि ताइवान की जो सुरक्षा है वो यूएसए के हवाले है, और ताइवान की आप पोजीशन देख रहे हैं चाइना से कितनी नज़दीक है। तो एक तरीके से आप इसको ये समझ सकते हैं कि चाइना का ये वो एयरक्राफ्ट है जो कभी डूब नहीं सकता है, यानी अनसिंकिंग प्रो अमेरिकन एयरक्राफ्ट। इसकी देखिए आप, अगर आप इसके डायग्राम पे ध्यान देंगे तो ये देखिए आपको लगभग वैसा लग ही रहा है देखने से, एयरक्राफ्ट जैसा। तो इसीलिए जो है इसको स्ट्रैटेजिकली जो है अनसिंकिंग प्रो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कहा गया है। साथ ही साथ इसके अगर इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को आप देख ही चुके, इकोनॉमी में दोस्तों अगर आप लोग को ना मालूम हो तो मैं आपको बता दूं कि ताइवान जो है वो एप्पल से लेके दुनिया भर के जितने महंगे आपके सेट हैं और जो कि एडवांस्ड सेट्स हैं, उनकी चिप मेकिंग में ताइवान दुनिया में नंबर 1 पे है। यहाँ तक कि इन्हीं के बनाए हुए जो चिप हैं वो चाइना में एक्सपोर्ट होते हैं, और उसके बाद चाइना उनको असेंबल करके अपने मोबाइल्स की सारी मैन्युफैक्चरिंग तो खुद करता है, लेकिन चिप मेकिंग में अभी भी ताइवान को हराने वाला कोई नहीं है। तो इस तरीके से आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक हो गई, उसके बाद आइडियोलॉजिकल हो गई, और इकोनॉमिकल हो गई, और बेसिकली आप ये भी जान ही रहे हैं कि ये अपने आप को डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलाते हैं, जो कि सीधा सीधा चैलेंज है किसको? चाइना को। क्योंकि चाइना की पॉलिसी आप जानते हैं कम्युनिस्ट है, और यहाँ पे एक ही पार्टी है सीपीसी, जबकि जो आपका जो ताइवान है वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो ये एक सीधा सा चैलेंज है। तो इस तरीके से यूएसए और इस समय चाइना के बीच में ये एक तरीके से बर्लिन का काम कर रहा है, बाइफरकेशन में नहीं लेकिन थिंकिंग एस्पेक्ट्स में ये बाइफरकेशन का काम कर रहा है। किसके बीच में? अमेरिका और चाइना के बीच में। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इनके जो विदेश मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट आया था दैट चाइना प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। ठीक है, किस लिए? ताकि वो क्या करे, ताइवान को अपने कब्जे में लेने के लिए चाइना जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, जिसके बाद जो है यूएसए ने भी एश्योरेंस दी है ताइवान को। तो एक तरीके से आप ये देख रहे हैं कि दोनों के बीच में कुछ उसी तरीके से डिस्प्यूट का काम कर रहा है जिस तरीके से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो है वो बर्लिन काम कर रहा था। उसी तरीके से ताइवान भी जो है इस समय यूएसए और चाइना के बीच में जो है कर रहा है। और आपको मालूम होगा कि शी जिनपिंग जो हैं, शी जिनपिंग बहुत समय से जो है इस प्रयास में है कि वो ताइवान को जो है वो जल्दी अपने में कर लें, और माना जा रहा है कि शी जिनपिंग का प्लान है कि वो 2022 से पहले इसको अपने में मिलाना चाहते हैं वन चाइना पॉलिसी के तहत। तो दोस्तों ये देखिए, ये एक तरीके से बर्लिन का, तो अब इससे तो आपको पता ही चल गया कि एक तरीके से अब ये बर्लिन का ही काम ताइवान कर रहा है। रीजन्स इसके हम लोग बात कर ही चुके हैं। पॉलिटिकली चाइना का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उससे अलग ही है। ये मैंने आपको बताया, चाइना डेमोक्रेटिक है, ये आपकी कम्युनिस्ट है, सीपीसी एक ही पार्टी है वहाँ पे। ठीक, स्ट्रैटेजिकली मैंने आपको बता ही दिया, अनसिंकेबल प्रो अमेरिकन एयरक्राफ्ट बिसाइड चाइना। चाइना के बगल में ही जैसे लगता है कोई अमेरिका का एयरक्राफ्ट ही है जो कि परमानेंट वहाँ बैठा हुआ है। इकोनॉमिकली मैंने बता दिया, चिप मैन्युफैक्चरिंग में इनका भी कोई सानी नहीं हुआ है। आइडियोलॉजिकली मैंने बता दिया, प्रो डेमोक्रेटिक है और लिबरल है, जबकि चाइना आपका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, और जिसको आप ये कह सकते हैं माओ से तुंग की जो आइडियोलॉजी है उससे प्रभावित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को ये मेरा जो लेक्चर था ये आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप लोग को फ्यूचर नोटिफिकेशन